नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 राजनीति विज्ञान चैप्टर 1 का पार्ट 3। इससे पहले जो है हमने आपको इसके पार्ट 2 करा दिए हैं। तो आइए अपना रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं भारत और सोवियत संघ के सैन्य संबंध। तो इससे पहले जो हमने आपको पढ़ाया था कि भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंध, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, तो ये सभी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और अब हम देखेंगे भारत और सोवियत संघ के सैन्य संबंध कैसे थे। तो भारत और सोवियत संघ के बीच सैन्य संबंधों में सहयोग और मैत्री थी, यानी कि मित्रता थी। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और राजनयिक संबंध रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत रूस के संबंधों में सुधार हुआ और दोनों देशों ने रक्षा सहयोगी जारी रखा। यानी कि जो भारत और सोवियत संघ के जो सैन्य संबंध थे, ये जो है काफी ज्यादा गहरे थे। और शीत युद्ध के दौरान जब दोनों देशों के बीच जो है मजबूत राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक राजनयिक संबंध भी रहे। और सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत जो है रूस के साथ जो है संबंध बनाता रहा और उन दोनों में सुधार होते रहे। और दोनों देशों ने जो है रक्षा सहयोग जारी रखा था। आगे आता है कि भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत ने दशकों तक सोवियत संघ से रक्षा उपकरण खरीदे हैं। भारत और सोवियत संघ ने संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए। भारत और सोवियत संघ ने संयुक्त रक्षा कार्यक्रमों पर भी काम किया। भारत और सोवियत संघ ने संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी काम किया था। यानी कि भारत और सोवियत संघ के जो है बीच जो है एक सहयोग हुआ और मित्रता स्थापित हुई, जिसमें संधि पर एक हस्ताक्षर भी हुए। और भारत ने जो है हमेशा से जो है रूस यानी कि सोवियत संघ से जो है अपनी सेना के लिए जो है उपकरण खरीदते हुए आया है, मिसाइलें खरीदते हुए आया आया है। और भारत और सोवियत संघ ने जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आपस में यानी कि एक साथ मिलजुल कर भी किए हैं। अब आगे आता है भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंध। तो अभी हमने पढ़े थे भारत सोवियत संघ के सैन्य संबंध और अब हम पढ़ने वाले हैं उसके राजनीतिक संबंध। इससे पहले जो है हम इसके पढ़ चुके हैं सांस्कृतिक संबंध। तो भारत और सोवियत संघ के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण राजनीतिक संबंध थे। विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत के गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थन किया और भारत को विभिन्न मुद्दों पर समर्थन दिया, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर वीटो पावर का इस्तेमाल भी किया है। यानी कि भारत और सोवियत संघ के जो राजनीतिक संबंध थे वो हमेशा से मजबूत रहे हैं। और शीत युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ ने भारत के गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थन किया और भारत को विभिन्न मुद्दों पर भी सोवियत संघ ने समर्थन दिया, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने जो है कश्मीर मुद्दे पर भी जो है अपनी वेटो पावर का इस्तेमाल किया और भारत का साथ दिया। अब आगे आता है गुट निरपेक्षता, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। तो शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से गुट निरपेक्षता का पालन किया। हालांकि सोवियत संघ पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने और भारत के क्षेत्रीय हितों का समर्थन करने में एक प्रमुख सहयोगी था। यानी कि शीत युद्ध के दौरान जब शीत युद्ध चल रहा था तो इन्होंने 1961 में जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई और गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया। इसलिए भारत जो है ना तो अमेरिका के साथ गया और ना ही सोवियत संघ के साथ गया। उन्होंने जो है एक अलग से एक गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन चलाया और भारत उसी में रहा। और सोवियत संघ जो है पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला भी नहीं करने और भारत के क्षेत्रीय हितों का समर्थन करने में भी प्रमुख सहयोगी रहा है। अब अगला आता है मैत्री संधि। तो 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति, मैत्री और सहयोग की भारत सोवियत संघ संधि पर हस्ताक्षर किए, जो उनके गठबंधन में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यानी कि 1971 में जो है भारत सोवियत संघ ने एक संधि की, यानी कि शांति की संधि की, जो थी मैत्री और सहयोग की संधि, और भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए। आगे आता है यानी कि सोवियत संघ ने जो है संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें जो आपको सोवियत के साथ साथ संघ भी लगाना है। आगे आता है सामरिक सहयोग। तो सोवियत संघ ने भारत को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन दिया, जिसमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा और आंतरिक यानी कि अंतरिक्ष शामिल है। सोवियत संघ ने भारत को 1971 के युद्ध के दौरान भी समर्थन दिया था।
यानी कि इसमें जो है इनके सामरिक सहयोग भी रहे हैं। सोवियत संघ ने भारत को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन दिया है, जैसे कि रक्षा में, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अंतरिक्ष शामिल, इन सभी में जो है उन्होंने भारत का साथ दिया। और 1971 के युद्ध के दौरान भी, जब भारत पाक युद्ध हुआ था और उस समय जो है तब भी जो है सारे के सारे देश जो है भारत के खिलाफ थे, चाहे वो चीन हो या फिर वो अमेरिका हो, सभी के सभी देश जो है भारत के खिलाफ थे। लेकिन रूस ने जो है फिर भी, यानी कि सोवियत संघ ने जो है भारत का समर्थन किया और साथ दिया। अब आगे आता है संयुक्त राष्ट्र। तो सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के लिए कश्मीर का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तब भी जो है सोवियत संघ ने जो है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो है कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। आगे आता है सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को जारी रखा और एक राजनीतिक साझेदारी स्थापित की थी। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब भी जो है भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को जारी रखा और एक राजनीतिक साझेदारी स्थापित की थी। आगे आता है, इनके अलावा भारत और सोवियत संघ के बीच कई अन्य राजनीतिक संबंध भी थे, जैसे कि उच्च स्तरीय यात्राएं, वार्षिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बातचीत। इन सभी संबंधों के कारण भारत और सोवियत संघ के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए हैं। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो तब भी जो है भारत और सोवियत संघ के बीच जो कई अन्य राजनीतिक संबंध भी थे। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय जो है भारत ने सिर्फ और सिर्फ रूस के साथ जो है अपने अच्छे संबंध रखे और उसके जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन में और द्विपक्षीय जो बातों में इनमें भी उन्होंने बातचीत की। और इन सभी संबंधों के कारण भारत और सोवियत संघ के बीच जो मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे। अब हम देखने वाले हैं भारत और रूस के संबंध। अब तक जो हम पढ़ते आए थे वो थे भारत और सोवियत संघ के संबंध, और अब हम पढ़ने वाले हैं भारत और रूस के संबंध। क्योंकि आखिर आप भी जानते हैं कि जब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद जो है भारत ने सिर्फ और सिर्फ रूस के साथ ही अपने संबंध अच्छे रखे थे। तो भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत हैं और ये दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक सहयोग है। भारत रूस को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद राजनीतिक भागीदार मानता है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते हुए हैं। भारत और रूस के बीच व्यापार भी बढ़ रहा है। यानी कि भारत और जो रूस है उसके जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। और आप जानते हैं कि रूस जो है हमेशा से ही भारत का मददगार रहा है। और दोनों देशों के बीच जो है राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सैन्य संबंध और सांस्कृतिक संबंध जो है अच्छे हैं। और भारत जो है रूस को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद राजनीतिक भागीदार मानता है। और भारत और रूस के बीच जो है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते भी हुए हैं। और भारत और रूस के बीच जो है व्यापार भी बढ़ता आ रहा है। आगे आता है, भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हुआ है। भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा में सहयोग हुआ। भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष ये सहयोग हुआ। भारत और रूस के बीच रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास में भी सहयोग है। भारत और रूस के बीच आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान, रसद और प्रशिक्षण में सहयोग है। यानी कि भारत और रूस के बीच जो है सैन्य सहयोग भी अच्छे से बढ़ा, जिसके लिए एक एग्रीमेंट यानी कि एक समझौता हुआ, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलॉस, यानी कि RELOS। तो इस प्रकार जो है भारत और रूस के संबंध अच्छे हुए और भारत और रूस के बीच जो है परमाणु ऊर्जा यानी कि जो न्यूक्लियर पावर होती है उसको लेकर भी अच्छे संबंध रहे हैं। अब आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉक थेरेपी, जिसे कहते हैं हम आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी क्या है और इसके क्या परिणाम हुए, जो कि हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर कराएंगे। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या चोट पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए अचानक और व्यापक आर्थिक सुधारों की एक नीति थी। कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के खत्म होने के बाद रूस में शॉक थेरेपी लागू की जा रही थी। यानी कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है कि आघात या
चोट पहुँचाकर जो है रोगी का इलाज करना। और इसी प्रकार जो है सोवियत संघ के साथ किया गया। जब 1991 में उसका विघटन हुआ, तो उसके साथ जो है उसमें कहा गया कि इन्हें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदला जाए। और अचानक ही उन्होंने जो व्यापक यानी कि एक बड़ा आर्थिक सुधारों की एक नीति बनाई, जिसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन खत्म होने के बाद ही रूस में शॉक थेरेपी लागू की जा रही थी। आगे आता है, जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नए तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। अभी तक रूस की कृषि, भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था, परंतु अब इन्हें निजी अर्थव्यवस्था में लाया जा रहा था, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसमें जो है आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहां पर जो है मौजूद थी, उसके स्थान पर जो है एक नए तरह की व्यवस्था कायम की गई, जिसमें अभी तक की जो रूस की कृषि, भूमि और उद्योग धंधों पर जो सरकार का नियंत्रण था, लेकिन अब जो है उसमें निजी अर्थव्यवस्था लाई जा रही थी, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, उद्योगों पर, भूमि कर पर या भूमि कृषि पर, उसे जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन जब उसका विघटन हो गया, तो उसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लाया जा रहा था। अब आ जाता है, इसी प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही विद्यमान थी, पर अब वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करनी थी। इस प्रकार एक तरह से रूसी समाज और इसकी अर्थव्यवस्था की काया पलट की जानी थी, जो भारी उथल पुथल का कारण बनी। इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि जब रूस में जब कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही विद्यमान थी, लेकिन अब जो है जब उसका विघटन हुआ, तो वहां पर जो है लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करनी थी। और इस प्रकार जो था रूसी समाज और इसकी अर्थव्यवस्था जो है काया पलट की जानी थी। और उसकी जो बाहरी उथल पुथल के कारण जो है वहां पर जो है ये बना, और इसीलिए इसे शॉक थेरेपी कहा गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे। तो आप जानते हैं हर चीज के परिणाम होते हैं, जैसे कि आर्थिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम और उसके जो है राजनीतिक परिणाम, ये सारे के सारे परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम क्या थे। तो सबसे पहले आता है मुद्रास्फीति, क्योंकि जब कहीं पर आर्थिक प्रभाव होता है, तो वहाँ की मुद्रा गिरती है। तो शॉक थेरेपी के बाद मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे लोगों की बचत का मूल्य कम हो सकता है। रूस में ऐसे लोगों का अभाव था जो निजी कंपनियों को कुशलतापूर्वक चला सकें। उसके पास उस तरह की प्रबंधकीय निपुणता थी ही नहीं। परिणाम यह हुआ कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य काफी नीचे गिर गया था। यानी कि वहां पर जब शॉक थेरेपी लागू हुई, तो वहां पर जो है उसकी मुद्रास्फीति काफी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि वहां की जो मुद्रा थी रूसी मुद्रा, उस रूबल में जो है काफी ज्यादा गिरावट आई। और उस पर जो है कर्जा होने बढ़ लगा था। और रूस में जो है एक भी निजी कंपनी नहीं थी जिसे कोई कुशलतापूर्वक चला सके। आगे आता है कि 1992 से लेकर 2000 तक रूस पर 160 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा चढ़ गया। राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बार बार अपने प्रधानमंत्री बदलते रहे, पर अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी। पुराना कृषि और औद्योगिक ढांचा टूट चुका था, पर उसके स्थान पर नई व्यवस्था प्रकट नहीं हुई। मजदूर, डॉक्टर और सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने के कारण प्रदर्शनों का दौर जारी रहा था। यानी कि 1992 से लेकर 2000 तक रूस पर जो है 160 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा चढ़ गया। और वहां के एक राष्ट्रपति बने थे जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। उन्होंने जो है बार बार अपने प्रधानमंत्री भी बदले, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी। और उसका जो पुराना ढांचा था, कृषि और औद्योगिक जो ढांचा था, वो भी टूट चुका था। और उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था प्रकट की गई थी, लेकिन जिनमें मजदूर, डॉक्टर और सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने के कारण जो है वहां पर आंदोलन हुए थे। अब अगला पॉइंट आता है बेरोजगारी। अभी हमने पढ़ा मुद्रास्फीति, अब हम पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी। तो आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के कारण कुछ उद्योगों में नौकरियों में कमी हो सकती है, और जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। यानी कि जब वहां पर ये शॉक थेरेपी लागू हुई, तो वहां पर जो है बेरोजगारी भी उत्पन्न हुई, क्योंकि वहां पर जो है सरकारी कोई नौकरियां थी नहीं, और निजीकरण के कारण जो है कुछ लोगों में, उद्योगों में जो है नौकरियों में जो कमी आई, और जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी थी। तो है की जगह जो है आपको करना है था। आगे आता है आर्थिक विकास। तो शॉक थेरेपी से विदेशी
निवेश में वृद्धि हो सकती ही थी और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता था। यानी कि तो वहाँ पर जो है आर्थिक विकास भी नहीं हो पाया, जिससे शॉक थेरेपी ने जो वहाँ पर निवेश में वृद्धि हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी, जिसके कारण आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं मिल पाया। अब अगला पॉइंट आता है सामाजिक असमानता। तो निजीकरण और बाजार के नियमों को ढीला करने से सामाजिक असमानता बढ़ी, क्योंकि कुछ लोगों के पास बड़ी संपत्ति थी जबकि कुछ लोगों के पास कम साधन थे, इसीलिए जो वहां पर सामाजिक असमानता भी बढ़ी थी। तो अब हम देखने वाले हैं शॉक थेरेपी के सामाजिक प्रभाव या सामाजिक परिणाम क्या हुए। तो सबसे पहले आती है सामाजिक अशांति। तो शॉक थेरेपी का कारण बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में वृद्धि से सामाजिक असमानती यानी कि जो सामाजिक अशांति थी वो बढ़ी, सामाजिक अशांति बढ़ी, क्योंकि लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई थी। तो इसीलिए जो है शॉक थेरेपी के कारण जो है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में वृद्धि होने के कारण वहां पर जो है सामाजिक अशांति बढ़ी, क्योंकि लोगों के पास जो है जीवन जीने के लिए कुछ संसाधन नहीं थे। आगे आता है शिक्षा में कमी। तो शॉक थेरेपी का जो है शिक्षा में पर भी असर पड़ा और जो है वहाँ की शिक्षा स्तर भी जो है काफी नीचे गिरा। अब आते हैं शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम क्या हुए। तो शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम व्यापक थे, जिनमें आर्थिक संकट, सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता शामिल थे। 1990 के दशक में रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव के लिए एक शॉक थेरेपी का प्रयोग किया गया था। यानी कि शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम ये हुए कि वहां पर जो है राजनीतिक परिणाम जो है व्यापक व्यापक थे, जिनमें आर्थिक संकट, सामाजिक अशांति और राजनीतिक स्थिरता शामिल थी और ये सभी के सभी बड़े। और 1990 के दशक में जो है रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना था और इसी को जो है शॉक थेरेपी कहा गया। अब हम शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणामों को जरा डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है सामाजिक अशांति। तो शॉक थेरेपी के कारण खासकर निजीकरण और उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई, जिससे लोगों की सामाजिक सुरक्षा में कमी हुई। लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी और सामाजिक सुरक्षा जाल कमजोर हो गया, जिससे सामाजिक अशांति भी बढ़ी थी। तो ये थे इसके कुछ राजनीतिक परिणाम, जिनमें सामाजिक अशांति भी बढ़ी और जो है यहाँ की जो अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई, जिसके कारण जो है लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, यानी उनको जो है नौकरियों से निकाल दिया गया और वहाँ की जो सामाजिक सुरक्षा थी वो भी कमजोर पड़ गई, जिसके कारण जो है सामाजिक अशांति बढ़ी लोगों में, जो लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। अगला पॉइंट आता है राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। तो शॉक थेरेपी के कारण सरकार की साख को नुकसान पहुंचा। साख मतलब यानी कि वहां की जो धन दौलत थी उसको जो है नुकसान पहुंचा और जनता में असंतोष बढ़ा, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। इन देशों में राजनीतिक सुधारों की धीमी गति और भ्रष्टाचार की समस्या ने और भी अधिक राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दिया था। यानी कि शॉक थेरेपी के कारण जो है सरकार की जो वहां की जो पूंजी थी उस पर उसको भी नुकसान पहुंचा और जनता में असंतोष बढ़ा, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और इन देशों में जो है राजनीतिक सुधारों की धीमी गति और भ्रष्टाचार की समस्या ने और भी अधिक राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दे दिया था। अब आगे आता है क्षेत्रीय तनाव। तो शॉक थेरेपी ने कुछ देशों के बीच क्षेत्रीय तनाव और संघर्ष को भी बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा में और अधिक चिंताएं पैदा हुई थी। यानी कि वहाँ के जो आपस के ही जो 15 गणराज्य थे उनमें ही जो कुछ में उन्हें जो क्षेत्रीय तनाव हुआ, उनमें संघर्ष बढ़ गया, जिससे जो है वहाँ की क्षेत्रीय जो सुरक्षा थी उसमें जो है अधिक चिंताएं पैदा हुई और लोगों में जो है काफी ज्यादा लोग भयभीत हुए। आगे आता है लोकतंत्र में गिरावट। तो शॉक थेरेपी ने रूस में लोकतंत्र की स्थापना को बाधित किया और इसे एक ऐसे राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जो नाम मात्र में लोकतांत्रिक था लेकिन व्यवहार में नहीं। यानी कि जो वहाँ का शॉक थेरेपी के बाद जो है रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो स्थापना की जानी थी उसको भी उसने बाधित किया और ऐसे राज्य को रूप ऐसे राज्य के रूप में इसको प्रस्तुत किया जो नाम मात्र में लोकतांत्रिक था। अब आगे आता है प्रशासनिक परिवर्तन। यानी कि शॉक थेरेपी ने राजनीतिक शक्ति के वितरण में बदलाव किया। कम्युनिस्ट शासन से पूंजीवादी शासन की ओर संक्रमण के दौरान प्रशासन में व्यापक परिवर्तन हुए, जिससे सत्ता के लिए
संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी थी। तो यानी कि वहाँ पर जो कुछ प्रशासनिक परिवर्तन में भी शॉक थेरेपी ने राजनीतिक शक्ति के जो वितरण में जो है बदलाव किया, और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है, यानी कि जो वहाँ पर जो शासन था, उन्होंने जो है पूंजीवादी शासन की ओर संक्रमण के दौरान प्रशासन में व्यापक परिवर्तन हुए, जिससे सत्ता के लिए कई संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता भी उसमें बढ़ी थी। तो आज जो है आपकी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये शॉक थेरेपी जो होती है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।